टेक ओवर कोड में क्या क्या समझ में आया? यही तो बात, कुछ समझ नहीं आया है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टेक ओवर कोड यानी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड एक्विजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि एक एक्वायरिंग कंपनी थी जो किसी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर करना चाहती थी। तो सेबी ने उससे कहा था कि अगर तुम इस कंपनी में एक्विजिशन करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऑफर देना पड़ेगा, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग ने दो तरीके के ऑफर देखे थे, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर था और एक वॉलंटरी ओपन ऑफर। मैंडेटरी ओपन ऑफर की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर आप इतने शेयर्स लेते हैं कि आपकी होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो जाती है तो आपका ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर होने के अंदर दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स को, और 26% का कम से कम ऑफर देना पड़ेगा। दूसरी क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट थी, जो कि क्या कह रही थी? अगर आप 25 से 75 के बीच में हैं और आप एक साल में 5% से ज्यादा लेते हैं तो भी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। वॉलंटरी ओपन ऑफर ये कह रहा था कि मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने मन से पब्लिक शेयर होल्डर्स को ऑफर देना चाहते हैं, जिसका ऑफर साइज कितना था? 10%। और इसके कुछ रूल्स थे कि पहली कंडीशन आप 25 से 75 में होने चाहिए, उस ऑफर के एक साल पहले ड्यूरिंग द ऑफर, और अगले 6 महीने तक आप किसी और तरीके से कंपनी के शेयर का एक्विजिशन नहीं करेंगे। और एक हम लोगों ने देखा था अक्वायरिंग कंट्रोल, दैट वाज रेगुलेशन 4, और एक देखा था इनडायरेक्ट एक्विजिशन, कि हम अक्वायर किसी दूसरी कंपनी को कर रहे हैं लेकिन हमें कंट्रोलिंग अधिकार किसी दूसरी कंपनी का मिल रहा है। वॉलंटरी ओपन ऑफर दोबारा कर सकता है, एब्सोल्युटली, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ। कहाँ पर बेटा? इसके पहले ये? हाँ 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 हाँ, ओके ओके, आई गॉट, क्या नहीं समझ में आया। ओके, हम लोग एक डाउट ले रहे हैं कि एग्जाम्पल हमने आपको रीड करने के लिए दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा इसको देखते हैं। मिस्टर ए इज कॉन्टेम्पलेटिंग एक्विजिशन ऑफ XYZ लिमिटेड, अ लिस्टेड एंटिटी। ही प्रेजेंटली होल्ड्स 23% एंड हिज ब्रदर हु इज हैविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव होल्ड्स 3%। तो पहले तो इनका जो ब्रदर है ये कौन हो गए? पीएसी, ठीक है। ये होल्ड कर रहे थे 23%, इनका भाई जो है वो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव लिए हुए है और वो होल्ड कर रहा है 3%। टुगेदर देयर होल्डिंग हो गई 26%। मिस्टर ए इन व्यू ऑफ क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट डिजायर्स टू फर्दर एक्वायर 3%। ओके, अब ये कह रहे हैं अगर इनको पीएसी के साथ मिला के देखें तो इनका 26% था, यानी ये 25 से 75 की लिमिट में थे। अगर ये एक साल में 5% से ज्यादा ले तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कितना लिया? 3%। तो इस हिसाब से तो ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम मिस्टर ए की इंडिविजुअल होल्डिंग को देखो तो इनके पास 23 था, अगर ये 3 और ले लेंगे तो 26%, यानी वो पहली कंडीशन के हिसाब से ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया। तो पीएसी के साथ मिला के तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिविजुअली फर्स्ट वाली लिमिट लग गई ए के ऊपर। समझ आ गया? अच्छा भाई, देखो इसमें हुआ क्या, इनके पास जो था, जो ए थे इनके पास था 23%, ठीक है। इनका जो ब्रदर था उसके पास कितना था? 3%। अब ए ने एडिशनली 3% लिया, बी ने भाई कुछ नहीं किया, भाई शांत था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 3% लिया। तो अगर तुम ए का ब्रदर के साथ मिला के देखोगे तो इनका 26% था, लेकिन सिर्फ 3% एडिशनली लिया, तो ओपन ऑफर तो ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन इनकी तरफ, भाई को छोड़ दो, सिर्फ इनका देखो तो फर्स्ट वाली लिमिट के हिसाब से ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया। भाई ने कुछ किया ही नहीं, भाई के पास 3% था, वो शांत रहा। अब समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे। देखिए प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जो हम लोग ने बाकी सब में देखा है, टाइम लिमिट्स भी एग्जैक्टली सेम है। अगर प्रोसेस देखें हम लोग ओपन ऑफर का, तो सबसे पहले देखो वही होगा, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने के बाद क्या करा जाता था? पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता था सारे स्टॉक एक्सचेंज पे और टारगेट कंपनी को। पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर, आपको याद है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट जाता था, और पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट खुल जाता था।
क्या ये सब हमें इलेबोरेट करने की जरूरत है कि डन है? ठीक है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट 5 दिन के अंदर, फिर हम लोग ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देंगे, ठीक है, ताकि सेबी उसमें चेंजेस वगैरह बता सके। फिर वो लेटर ऑफ ऑफर जो है वो शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाएगा। अपवर्ड रिविजन ऑफ ऑफर प्राइस इफ एनी, अपवर्ड रिविजन समझे कि हमने आज 100 रुपए का प्राइस बोला था, लेकिन मान लो 100 रुपए पे शेयर होल्डर्स अपने शेयर नहीं देना चाहते, तो हो सकता है एक्वायरर उस प्राइस को इंक्रीज करे। ओके, रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, टेंडरिंग पीरियड, ऑफर पीरियड, टेंडर पीरियड याद है? टेंडर पीरियड मतलब जब वो शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर करेंगे, तो देखिए वो 10 दिन का समय होता है। टेंडर पीरियड में लिखा हुआ है फ्रॉम द रिसिट ऑफ द बोर्ड एंड टू रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। तो 10 दिन तक टेंडर पीरियड खुला रहेगा। टेंडर पीरियड क्लोज होने के बाद पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। जब पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा तो हमारा ऑफर पीरियड खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया जाएगा। हम इस प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में नहीं किया है क्योंकि ये सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने डीलिस्टिंग में भी देखा है, बायबैक में भी देखा है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? पक्का? ये तो नहीं लग रहा बाकी चैप्टर तो अपने आप ही समझ आ गया था, यही नहीं समझ में आ रहा था। ओके, अब आ जाओ डिस्क्लोजर्स में, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। नाउ एक चीज तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्वायरर शेयर लेता है 25% या कुछ, तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्लोजर में कह रहे हैं कि भले ही तुम्हें ओपन ऑफर का लिमिट ट्रिगर ना हो, लेकिन अगर तुम कुछ परसेंटेज शेयर्स भी ले रहे हो तो कम से कम डिस्क्लोजर तो कर दो। देखिए, टारगेट कंपनी को पता होना चाहिए कि कौन कौन उसकी कंपनी को टेक ओवर करने के ऑब्जेक्टिव से शेयर ले रहा है। तो सेबी ने कहा कि अगर तुम थोड़े थोड़े शेयर ले रहे हो तो ओपन ऑफर तो ट्रिगर हुआ नहीं, ओपन ऑफर तो तब होगा जब 25% पहुंच जाओगे। तो जब तुम थोड़े बहुत शेयर ले रहे हो तो ओपन ऑफर ना दो, कम से कम टारगेट कंपनी को डिस्क्लोज कर दो, बता दो कि हम तुम्हारे इतने इतने परसेंट शेयर ले रहे हैं, जिससे टारगेट कंपनी को आइडिया रहे कि हो सकता है आगे जाके तुम मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लोगे। ओके, इनको कहा जाता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये कह रहे हैं देखो कौन कर रहा है। सबसे पहले तो ये रेगुलेशन 29 है। कौन कर रहा है? एक्वायरर। कौन डिस्क्लोजर करेगा? एक्वायरर करेगा। एक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न एक्वायरिंग 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट। इसको जरा ना लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्वायरर प्लस पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, एक्वायरिंग 5% हटा दो, ठीक है? एक्वायरर प्लस पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट एक्वायरिंग, यहां लिखिए एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट which in aggregate is 5% or more, which in aggregate is 5% or more. So acquirer plus PAC acquiring shares which aggregate 5% or more. इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने शेयर थे प्लस आपने जितने शेयर लिए, अगर वो मिला के 5% या उससे ज्यादा हो रहा है, तो पहली चीज बताओ, ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ? नहीं, लेकिन डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ओके, आप प्लस पीएससी मिला के अगर आपकी एग्रीगेट होल्डिंग मतलब पहले से जितना था और अब जितना ले रहे हो, ये मिला के अगर 5% से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कितने समय में करना पड़ेगा जरा देखो, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ रिसिट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। समझ आया? जिस दिन हमें शेयर अलॉट हुआ है वहां से 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है। और किसको डिस्क्लोज करना है? स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, यानी एक तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना है और किसको बताना है? टारगेट कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, अब पहले तो ये पूरा पढ़ के देखो हुआ क्या। हम लोग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। सेबी कह रहा है भले ही आज तुम कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर नहीं ले रहे हो जिससे ओपन ऑफर ट्रिगर होना हो, लेकिन भले ही तुम थोड़े बहुत शेयर ले रहे हो, ओके, हम लोग को जैसे सुनने में लगता है 5% बहुत कम है, बट 5% करके क्यूमुलेट करके तुम एक दिन हमारी कंपनी को एक्वायर कर लोगे। तो सेबी कह रहे हैं ठीक है, ओपन ऑफर ना दो लेकिन कम से कम डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, तो कोई भी एक्वायरर अलोंग विद पीएसी अगर उसकी एग्रीगेट होल्डिंग 5% से ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा 2 दिन के अंदर, जिस दिन उसको शेयर अलॉट हुआ है वहां से 2 दिन के अंदर। और किसको किसको करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा और टारगेट कंपनी को करना पड़ेगा। एनी डाउट?
ठीक है, जरा सेकंड वाला अपने आप एक बार पढ़ के देखो। रहने दो, समझ में आएगा नहीं। ओके, अंडरस्टैंड। सेकेंड वाला कह रहा है रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 2 कह रहा है कि इफ यू आर हैविंग, ध्यान से देखना, इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी 5% और आप उसमें प्लस या -2% कर रहे हो, प्लस या -2% मतलब आपके पास ऑलरेडी 5% था, अब आप 2% का चेंज ला रहे हैं अपनी शेयर होल्डिंग में। चेंज का मतलब या तो आप 2% से ज्यादा अक्वायर कर रहे हो या 2% से ज्यादा डिस्पोज कर रहे हो सकता है 2% से ज्यादा डिस्पोज मतलब सेल कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है 2% से ज्यादा सेल करने से आपकी शेयर होल्डिंग 5% से कम पहुंच जाए, तो भी आपको डिस्क्लोजर देना है। बहुत आराम से अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट वाला पॉइंट ये कह रहा था जब आपका 5% या उससे ज्यादा हो तब डिस्क्लोज कर दो। अब आपके पास ऑलरेडी 5% है, अगर इस 5% में आप प्लस या -2% कर रहे हो, यानी 2% और एक्वायर कर रहे हो, 2% से ज्यादा एक्वायर कर रहे हो तो भी डिस्क्लोजर करना है, या 2% से ज्यादा आप सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। इवन वेन 2% से ज्यादा डिस्पोज करने से आपके शेयर होल्डिंग भले ही 5% के नीचे चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 6% थे और हम 3% खरीद रहे हैं, बताओ डिस्क्लोजर करना है कि नहीं? सेकेंड वाली रेगुलेशन के हिसाब से बताइए, 6% थे और हम 3% खरीद रहे हैं, डिस्क्लोजर करना है कि नहीं? यस करना है, ठीक है। मेरे पास 6% थे, हम 3% बेच रहे हैं, बताइए डिस्क्लोजर करना है कि नहीं? यस करना है। मेरे पास 6% थे, हम 4% बेच रहे हैं, बताओ डिस्क्लोजर करना है कि नहीं? करना है। हाँ देखो यहाँ अभी पढ़ रहे हैं इसको, देखो, एनी पर्सन प्लस पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट होल्ड शेयर और वोटिंग राइट एंटाइटलिंग देम टू 5% और मोर, यानी पहली चीज जिनके पास ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा है, ठीक है। अब अभी मार्क ना करना, शैल डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हेल्ड एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग, आपकी शेयर होल्डिंग में चेंज कितना हुआ, even if such change results in shareholding falling below 5%, हो सकता है इस चेंज की वजह से आपकी शेयर होल्डिंग 5% से कम भी हो जाए। कब डिस्क्लोज करना है? when such change exceeds, आखिरी की लाइन मार्क कर लो, such change exceeds 2% of total shareholding, 2% से ज्यादा का चेंज अगर हो रहा है, आई होप चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, चेंज में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 2% से ज्यादा का चेंज अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में इसका मतलब ये हुआ कि 5% है, हम 2% से ज्यादा चेंज कर रहे हैं, यानी 2% से ज्यादा बेच रहे हैं या 2% से ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हो, चेंज अगर हो रहा है तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे की बात सेम है, 2 दिन के अंदर करना पड़ेगा, और किसको किसको करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा और टारगेट कंपनी को। डिस्क्लोजर के दोनों पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप इतने शेयर ले रहे हैं जिससे आपकी होल्डिंग 5% से ज्यादा हो रही है, 5% या उससे ज्यादा हो रही है तो डिस्क्लोजर करना है, और अगर आपके पास 5% या उससे ज्यादा है और 2% से ज्यादा का चेंज हो रहा है तो भी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एनी डाउट? जरा इसके ही नीचे एग्जाम्पल दिखे, अभी ऊपर एक और था वो हम कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल में आओ और एक एक करके बताते जाना। मिल गया सबको एग्जाम्पल? देखो फर्स्ट कह रहे हैं 4% हम एक्वायर कर रहे हैं, बताओ डिस्क्लोजर करना है कि नहीं? 5% और उससे ज्यादा, ठीक है, तो नहीं करना है। सेकंड कह रहे हैं हम 6% एक्वायर कर रहे हैं, बताओ करना है? यस करना है। थर्ड, मेरे पास ऑलरेडी 3% है और हम 1.5% और ले रहे हैं, करना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 3 है, 1.5 और ले रहे हैं तो 4.5 हुआ, यानी हमें डिस्क्लोजर नहीं करना है। फिफ्थ वाला देखो, मेरे पास ऑलरेडी 3% है और हम 4% और एक्वायर कर रहे हैं, करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट में 5 से ज्यादा हो गया। एनी डाउट? अब नीचे आ जाओ, सेकेंड वाली कंडीशंस के हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी 6% है,
हम 1.5% एक्वायर कर रहे हैं, करना है कितने पे करना था, मोर देन 2 पे, ठीक है, नहीं करना है। सेकंड, मेरे पास 6 हैं, हम 3 और ले रहे हैं, करना है। मेरे पास 10 है, हम 3 सेल कर रहे हैं, करना है। मेरे पास 10 है, हम 6 सेल कर रहे हैं, करना है। लास्ट वाले में इवन इफ माई होल्डिंग इज फॉलिंग बिलो 5। अब बताओ कौन सा नहीं समझ में आया केस? क्लियर? समझ आ गया? पक्का? चले आगे? ओके। हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा, कहाँ, कौन सा वाला? ये इनोवेटर्स वाला? हाँ ये वही है। हाँ वही, जैसे इनोवेटर्स के लिए हर जगह लिमिट को चेंज किया हुआ है ना, तो ये कह रहे हैं अगर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है तो 5% को हम लोग 10% मानेंगे और 2% को हम लोग 5% मान लेंगे। किसमें? हाँ इसमें, लिस्टेड ऑन विच, फर्दर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, ये वही एलओडीआर वाली हैं जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थी, वो अगर इनोवेट, मतलब सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, स्टार्टअप कंपनी की अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो स्टार्टअप के लिए ये 10% और 5% वाली लिमिट लगेगी। क्लियर? यानी अगर कोई स्टार्टअप को टेक ओवर कर रहा है, ऐसे समझो, अगर कोई स्टार्टअप को टेक ओवर कर रहा है तो फिर इतना परसेंट लेने पे होगा, ठीक है। अच्छा, उसी के ऊपर, उसी के नीचे देखो नोट लिखा था, नोट में कह रहे हैं शेयर्स टेकन बाय वे ऑफ एनकम्ब्रांस शैल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन। एनकम्ब्रांस समझते हो? चार्ज। यानी अगर कोई शेयर गिरवी ले रहा है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है, अंडरस्टैंड, क्रेडिटर ने टारगेट कंपनी का शेयर गिरवी लिया, ओके, लेट्स से कंपनी का कोई प्रमोटर था, उसने अपना शेयर किसी क्रेडिटर के पास गिरवी रखा, तो उस क्रेडिटर को एक्वायरर मान रहे हैं। सोच के देखो, कंपनी के प्रमोटर ने अपना शेयर क्रेडिटर के पास गिरवी रखा, उसने उधार लिया और क्रेडिटर के पास गिरवी रखा, तो कह रहे वो जो क्रेडिटर है हम उसको भी एक्वायरर मान लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मान लो ये लोन नहीं दे पाए तो वो शेयर किसका हो जाएगा? क्रेडिटर का। तो ये कह रहे ये जो क्रेडिटर शेयर अपने पास शेयर गिरवी रख रहा है इसको हम एक्विजिशन मान लेंगे, और मान लो प्रमोटर ने लोन चुका दिया और उसने शेयर रिलीज कर दिया तो उसको हम डिस्पोजल मान लेंगे। यानी इस एक्विजिशन और डिस्पोजल को हम लोग इस वो जो लिमिट थी ना अपनी 2% और 5%, उसमें इसको भी काउंट कर लेंगे। तो जिस एक्वायरर ने अगर गिरवी रखा है उसको हम एक्विजिशन में जोड़ लेंगे, और जब उसने रिलीज किया है तो हम उसको डिस्पोजल में जोड़ लेंगे। उसको एक्वायर, हाँ, क्रेडिटर को एक्वायरर मानते हुए, यानी उस क्रेडिटर को डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। यही समझ लो। ठीक है, चलिए अब देखो डिस्क्लोजर ऑफ एनकम्बर्ड शेयर। अब इसकी भी सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। एनकम्बर्ड शेयर मतलब वही शेयर जो गिरवी रखे हुए हैं, कह रहे इसकी इसकी प्रमोटर को भी इसका डिस्क्लोजर देना होता है। कह रहे प्रमोटर प्लस पीएसी क्रिएटिंग एनकम्ब्रांस ऑन द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। देखो कौन गिरवी रख रहा है? प्रमोटर। प्रमोटर ने जो शेयर गिरवी रखे हैं प्रमोटर को भी बताने पड़ते हैं विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ इन्वोकेशन और रिलीज। और किसको बताना होता है? स्टॉक एक्सचेंज को। तो प्रमोटर ने जो जो शेयर गिरवी रखे हैं प्रमोटर को भी डिस्क्लोजर देना है, और वो क्रेडिटर अक्वायरर जो है वो भी डिस्क्लोजर देगा, ठीक है। इसी तरह प्रमोटर को देखिए, सेकंड वाला भी है, प्रमोटर इन्वोकेशन ऑफ सच एनकम्ब्रांस और रिलीज ऑफ सच एनकम्ब्रांस। ये भी वही है, जब वो गिरवी रख रहा है तो भी इन्फॉर्म करना है, जब वो रिलीज हो रहा है तो भी इन्फॉर्म करना है। और 31(4) वाला देखो क्या है? प्रमोटर प्लस पीएसी शैल डिक्लेयर ऑन अ ईयरली बेसिस दैट he along with persons acting in concert has not made any encumbrance directly or indirectly other than those already disclosed during the financial year। यानी उसको ये भी डिस्क्लोज करना है कि जो उसने डिस्क्लोजर दे दिया उसके अलावा उसने कोई और एनकम्ब्रांस क्रिएट नहीं किया। ये जो है वो ईयरली बेसिस पर है लास्ट वाला, और ऊपर वाला इवेंट बेस्ड पर है। ध्यान ये रखना एग्जाम में कि जो डिस्क्लोजर पूछे वो टेक ओवर चैप्टर में, तो वो डिस्क्लोजर कौन से पूछ रहे हैं। अगर वो डिस्क्लोजर ये प्रमोटर वाले पूछते हैं एनकम्बर्ड वाले, तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर वो ये वाले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछे, ठीक है, तो रेगुलेशन 29 वाले, तो आपको ये इवेंट बेस्ड वाले लिखने हैं। आपको समझ में आया? दो तरीके के डिस्क्लोजर्स हैं,
एक है जो रेगुलेशन 29 के हिसाब से है, 29 में वो वाले हैं 5% और 5 ± 2% वाला, और अगर वो रेगुलेशन 31 के हिसाब से डिस्क्लोजर पूछते हैं तो वो प्रमोटर वाला पूछ रहे हैं। ये याद रहेगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से पूछ रहे हैं। चले आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, एग्जेम्पशन। ओल्ड सिलेबस में कुछ और भी टॉपिक्स हैं टेक ओवर में, इन्होंने फिर से टेक ओवर चैप्टर थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अभी टेक ओवर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ओल्ड सिलेबस में इससे तो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा टॉपिक हैं। एक बार आप लोग अपनी बुक में भी देखना, न्यू से कर रहे हो ठीक है, बट एक बार अपनी बुक में देखना, डीलिस्टिंग विलिस्टिंग करके कुछ एडिशनल टॉपिक होगा, ठीक है? तो उसका हम एक बार लेक्चर दे देंगे, ना समझ में आए तो बता देना, हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है? चलो अब हम लोग बात करते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक की, एग्जेम्पशंस। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखिए हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्वायरर 25% से ज्यादा ले रहा है या फिर क्रीपिंग एक्विजिशन के हिसाब से 5% या उससे ज्यादा ले रहा है तो उसके ऊपर ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेरा कंपनी में शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है लेकिन फिर भी हमको ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, एग्जेम्पशन। यानी हो सकता है मेरी शेयर होल्डिंग 25% से ज्यादा बढ़ गई हो लेकिन हमको ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। एक बात बताइए, एक स्टॉक ब्रोकर था, उस स्टॉक ब्रोकर ने कंपनी के 30% शेयर ले लिए, तो क्या हम उसको एक्वायरर मान के उसके ऊपर टेक ओवर कोड लगा देंगे? उस स्टॉक ब्रोकर ने शेयर क्यों लिए होंगे? फर्दर बेचने के लिए, बिकॉज दिस इज हिज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब स्टॉक ब्रोकर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर ने कंपनी की शेयर ले लिया, अब आप कह रहे भैया अंडरराइटर तुमने 30% ज्यादा शेयर ले ली, तुम टेक ओवर कोड, कह रहे काहे का टेक ओवर, हम तो तुम्हारी भलाई करने आए थे, ऊपर से तुम हमको एक्वायर बना के इतनी हम थोड़ी हम क्या तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करेंगे, हम छोटे से ब्रोकर हैं। तो ये कह रहे हैं ये एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट है सिर्फ। कुछ लोग जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी के शेयर ले रहे हैं, भले ही वो 25% या वो 5% से ज्यादा की लिमिट के शेयर ले लेते हैं, फिर भी उनको ओपन ऑफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनको क्या कहा जाता है, एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन दो कैटेगरी में आती हैं, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन बाय सेबी। अब नाम से समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन मतलब यही अपने आप ही वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और एग्जेम्पशन बाय सेबी मतलब जब सेबी को ठीक लगेगा, ठीक है? जब सेबी को लगेगा कि एग्जेम्प्ट करना है तो सेबी उनको एग्जेम्प्ट कर देगा, तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के अब हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, रेगुलेशन नंबर याद कर लेना 10 एंड 11। उधर हम लोग ने 3, 4, 5 देखे थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है? 3, 4, 5 याद है, एक्विजिशन ऑफ शेयर, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल और इनडायरेक्ट एक्विजिशन। फिर 29 और 31 इंपॉर्टेंट, और फिर ये 10 और 11, ठीक है? चलो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन 10, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन। अब यहां से पॉइंट्स मार्क करना शुरू करना। द फॉलोइंग एक्विजिशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर। सबसे पहला, एक्विजिशन परसुएंट टू इंटर से ट्रांसफर अमंग क्वालिफाइंग पर्सन। इंटर से मतलब क्या हो गया, आपस में, क्वालिफाइंग पर्सन। ये जो नीचे लिस्ट दी है ना, ये क्वालिफाइंग पर्सन हैं। कह रहे हैं अगर इन क्वालिफाइंग पर्सन के बीच में शेयर ट्रांसफरिंग हो रही है तो उनको ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब फर्स्ट पॉइंट आ गया, इमीडिएट रिलेटिव्स। इमीडिएट रिलेटिव्स का मतलब समझ में आ गया? कह रहे हैं एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को दे रहा है तो वो तो एक ही माने जाएंगे पीएसी में भी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब एक रिलेटिव के पास पहले थे, हस्बैंड के पास पहले शेयर, तो उसने अपनी वाइफ को दे दिए, तो तुम हस्बैंड से वाइफ के पास शेयर आ रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पहले भी तुम लोग एक साथ ही काउंट किए जा रहे थे। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को शेयर दे रहा है, ठीक है? तो लेट्स से अगर हम आपसे कहें एक प्रमोटर के पास 25% शेयर थे और उस प्रमोटर ने कंपनी के दूसरे प्रमोटर को ये शेयर ट्रांसफर कर दिया, अब इसके पास 25% हो गए, तो क्या ये प्रमोटर एक्वायरर मान लिया जाएगा? नो। यानी ये लोग जो हैं, ये लोग अगर आपस में ट्रांसफरिंग कर रहे हैं तो यहाँ ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपस में पीएसी थे, ठीक है? इनको जोड़ के ही वैसे भी काउंट किया जा रहा था। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इनको जोड़ के ही काउंट हो रहे थे? ओके, तो ये कह रहे हैं अगर इमीडिएट रिलेटिव्स हैं या पर्सन्स नेम्ड एज प्रमोटर इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड बाय द टारगेट कंपनी, यानी कंपनी ने जिसको जिसको प्रमोटर्स बताया है वो प्रमोटर्स अगर आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो टेक ओवर कोड यानी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें अ कंपनी इट्स सब्सिडरी इट्स होल्डिंग कंपनी, बताइए
होल्डिंग कंपनी ने वो शेयर ट्रांसफर कर दिए सब्सिडरी कंपनी को। जरा ऐसे समझो तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। मान लीजिए एक टारगेट कंपनी थी, ठीक है, इस टारगेट कंपनी के शेयर लेट से एक होल्डिंग कंपनी के पास थे, 25% शेयर्स थे, ठीक है। अब इस होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी को ये 25% शेयर ट्रांसफर कर दिए। तो ये कह रहे हैं जब होल्डिंग ने अपने शेयर 25% ट्रांसफर कर दिए सब्सिडरी को, तो क्या यहां पर टेक ओवर कोड लग जाएगा? कह रहे नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी हम इन दोनों की शेयर होल्डिंग को पीएसी मान के ही इसको हम एक्वायरिंग कर रहे थे। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग पर्संस हैं, एक कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई, प्रमोटर्स हो गए, रिलेटिव हो गए, इनको तो हम वैसे भी जोड़ के ही काउंट कर रहे थे। यानी जब हम लोग कह रहे थे ये होल्डिंग कंपनी एक्वायरर है, तो एक्चुअली होल्डिंग एक्वायरर नहीं थी, होल्डिंग और इसकी सब्सिडरी ये दोनों इसके एक्वायरर थे, ठीक है। तो आपस में अगर ये शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग इसको ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं करेंगे। सिमिलरली देखो अगले पॉइंट में लिखिए दिया, पर्संस एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, अगर एक पीएसी दूसरे पीएसी को ट्रांसफर कर रहा है तो भी कोई नया ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। बताइए लॉजिकली इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर क्वालिफाइंग पर्संस के बीच में ट्रांसफरिंग हो रही है, और ये क्वालिफाइंग पर्संस वो हैं जो पहले से ही पीएसी थे, जैसे इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, पीएसीज हो गए, कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी हो गए, ये लोगों को बीच में अगर शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो कोई नया ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। हाँ 3 इयर्स वाली बात, ये देखो ये 3 इयर्स कह रहे हैं कि वो पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट होना चाहिए पिछले 3 साल से, वो आपका प्रमोटर होना चाहिए पिछले 3 साल से। जरा सोचो इसका एक लॉजिक समझाते हैं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर मार देना, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने ये कहा कि अगर एक प्रमोटर है वो दूसरे प्रमोटर को शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होता, ठीक है। अब एक एक्वायरर था, एक्वायरर ने कहा हम तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करेंगे तो मेरे ऊपर टेक ओवर कोड लग जाएगा। तो टारगेट कंपनी के प्रमोटर ने क्या कहा, रुको हम सबसे पहले तुम्हें अपना प्रमोटर बनाते हैं, ठीक है, तुम बन जाओ मेरे पहले प्रमोटर और फिर हम तुम्हें शेयर ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा करके हम क्या करेंगे, टेक ओवर कोड से तुमको बचा लेंगे। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम पिछले 3 साल से प्रमोटर हो तब हम तुम्हें जेन्युइन प्रमोटर मानेंगे। लॉजिकली समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर मार देना, ठीक है। आ गया, चलो। वैसे एग्जाम में अगर आए ना तो बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पॉइंट्स लिख देना। फर्स्ट पॉइंट लिखना इंटर से ट्रांसफर अमंग क्वालिफाइंग पर्सन, और उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया और इमीडिएट रिलेटिव्स हो गया। अच्छा बताओ इमीडिएट रिलेटिव में 3 इयर्स क्यों नहीं लिखा? रिलेटिव कैसे 3 साल पहले बना, मतलब रिलेटिव तो रिलेटिव ही हुआ ना, उसमें थोड़ी 3 साल की कंडीशन लगाएंगे, 3 साल पहले तुम्हारे बेटे हुए होने चाहिए, बेटा तो बेटा। चलो बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बी पॉइंट समझ में आया आपको? ए पॉइंट क्या था, ये क्वालिफाइंग पर्सन वाला। अब सेकंड आता है अगर कुछ लोगों ने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिया हो, जिसका एग्जांपल हमने आपको दिया था। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देखो कौन कौन आ गए, कह रहे अंडर राइटर हो, स्टॉक ब्रोकर हो, मर्चेंट बैंकर हो, या फिर जिनको पहचानते हो वो याद कर लेना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, बैंक ने ले लिए हैं शेयर्स, या इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, आपने बैंक से लोन लिया था। एक बात बताइए, आपने बैंक से लोन लिया था और अपने शेयर बैंक के पास गिरवी रखवाए थे, आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक ने आपके शेयर जब्त कर लिए। अब कंपनी कह रही है रुको रुको, तुम मेरे शेयर ले रहे हो, टेक ओवर कोड लगा दे रहे हो, तुम मेरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हो। तो बैंक कह रहा है एक्वायर क्या करना चाह रहे हैं, हम थोड़ी तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे थे, वो तो तुमने लोन लिया था इसलिए हम तुम्हारे शेयर ले रहे हैं। तो ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इस हिसाब से आपको नहीं लग रहा कि बैंक तो फिर हर कंपनी के एक्वायरर ही बने फिरेंगे, ठीक है। तो अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने शेयर लिए हैं तो आपके ऊपर ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्विजिशन एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस बाय, इसमें लिख लो डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? अच्छा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। जब कोई कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो कंपनी खुद अपने शेयर लोगों को बेच रही है या किसी प्रमोटर को बेच रही है कि भैया मेरी कंपनी में पब्लिक का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, अब हम इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी हम इसका शेयर कुछ कुछ लोगों को दे रहे हैं। नाउ दिस वाज एन अग्रीमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं अगर डिसइन्वेस्टमेंट के अग्रीमेंट के तहत हम अपने शेयर्स जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं,
वहां ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिसइन्वेस्टमेंट के अग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा है. An acquirer who has made a public announcement of open offer pursuant to agreement of disinvestment. देखो वो ले तो रहा है शेयर, आप इस पॉइंट में ध्यान दें, अक्वायरर पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर रहा है, ओपन ऑफर भी कर रहा है, लेकिन किसके हिसाब से? डिसइन्वेस्टमेंट के अग्रीमेंट के हिसाब से, ना कि टेक ओवर कोड के हिसाब से. तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप शेयर ले रहे हो, आपने पब्लिक शेयर होल्डर को ऑफर भी दिया है, तो ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के रूल्स के हिसाब से आप शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लो, वहां हम आपको ओपन ऑफर ट्रिगर टेक ओवर कोड के हिसाब से नहीं करवाएंगे. एनी डाउट? 3 हो गए. पहला क्या था? क्वालिफाइंग पर्संस वाला. दूसरा कौन सा था? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला. तीसरा था डिसइन्वेस्टमेंट. फोर्थ, जैसे आपने सुना होगा जो कंपनीज सिक कंपनीज होती हैं, बीमार कंपनीज होती हैं, इसके लिए अब आपने सुना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है. एक ये भी एक्ट होता था पहले, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट. एक्चुअली सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट अब उसी में ही मर्ज हो गया आईबीसी में. कुल मिला के होता क्या है, जब कोई सिक कंपनी होती है, बीमार कंपनी होती है, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है. रिवाइव करने की कोशिश का मतलब समझते हो? एक बीमार इंसान है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है. तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो बहुत सिक है, बीमार हो गई, तो इसकी एक स्कीम बनाई, आईबीसी बोर्ड के पास गया, तो क्रेडिटर्स ने एक स्कीम बनाई कि अगर एक बड़ी कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर ले तो इस कंपनी को मरने से बचा सकते हैं. ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी से कहा गया कि तुम इस कंपनी को टेक ओवर करो ताकि इस कंपनी को इंसॉल्वेंट होने से बचाया जा सके. तो बड़ी कंपनी कह रही है ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो हम इस कंपनी को टेक ओवर कर ले रहे हैं. तो वो कह रहे हैं अच्छा तुम टेक ओवर करने आए हो, लो तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कोड लग गया. तो वो कह रहे हैं हम थोड़ी अपनी मर्जी से आए, तुम ही तो कह रहे हो. मतलब समझ रहे हो, एक तो उसको दवाई देने आ रहे हो, ऊपर से कह रहे हो दवाई दे रहे हो तो टेक ओवर कोड लगा लो. तो ये कह रहे हैं अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के हिसाब से, या किसी कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है. इसी तरह सेकंड पॉइंट देखो, किसी कंपनी को रिवाइव करने के लिए उसका मर्जर किया जा रहा है, अमेलगमेशन किया जा रहा है, ठीक है. इन सारे केसेस में ऑब्वियसली टेक ओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. डी ए पॉइंट देखो क्या लिखा है, ये समझ आया? एक्विजिशन पर्सुएंट टू रेजोल्यूशन प्लान. टेक ओवर कोड पहले आया था, आईबीसी बाद में आया है. ये बताओ कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये पॉइंट है डी ए. डी ए का मतलब समझे, डी और ई के बीच में डाला गया है. दिस इज लॉ. लॉ के सारे पॉइंट्स थे. डी पॉइंट था एक्विजिशन पर्सुएंट टू अ स्कीम, जिसमें देखो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट वगैरह लिखा था. उसके बाद आया आईबीसी. तो ये लोग क्या करते हैं, जब बीच में कोई सेक्शन डालना होता है तो नीचे की नंबरिंग नहीं चेंज करते हैं. आपने देखा है ऐसे सेक्शंस होते हैं ना, डी ए, डबल ए, टैक्स में बहुत होते हैं, ट्रिपल ए. हाँ, ये इसलिए होते हैं. ये 2 सेक्शन, अब जैसे 12 है सेक्शन और एक 13 है, उसके बाद 12 वाले सेक्शन का एक नया प्रोविजन आया, तो 12 का सबसेक्शन बना गया, या 12A डाल दिया. वरना अगर सोचो उसको 13 कर देते तो 13 वाला 14 हो जाता, 14 वाला 15, सब चेंज हो जाता. आपसे एक बार तो याद नहीं होते सेक्शन, बार बार कौन याद करता. इसलिए किसी नई चीज को इंसर्ट करने के लिए उसका आगे का अमाउंट डाल देते हैं. तो ये कह रहे हैं चाहे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिवाइवल हो रहा हो या आईबीसी के हिसाब से रिवाइवल हो रहा हो, रिवाइव करने के लिए अगर हम उसके शेयर्स किसी दूसरे को दे रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली टेक ओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. इसी तरह ये सिक्योरिटाइजेशन वाला भी सेम है, ये इसका पूरा लॉ है, इसको छोड़ो. डीलिस्टिंग, बताइए, डीलिस्टिंग करने के लिए शेयर्स लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या लगेगा, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस लगेंगे. एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस. मिस्टर ए थे, उनके पास कंपनी के 25% शेयर थे, वो मर गए, उनका शेयर उनके बेटे के पास चला गया. तो अब बेटे से कह रहे अच्छा तुम्हें 25 मिल गए, लो लग गया टेक ओवर कोड. तो पहली चीज तो उसको इनहेरिटेंस की वजह से मिल रहे हैं, दूसरी चीज वो वहां क्वालिफाइंग पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव में भी तो आ जाएगा, ठीक है. तो उसके ऊपर भी टेक ओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. लॉजिकली समझ में आ रहे हैं सारे पॉइंट्स? और देख लो, और कौन सा देखोगे, ये देख लो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय लेंडर pursuant to conversion of their debt as a part of debt restructuring. ये बताओ क्या हुआ? एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय लेंडर pursuant to conversion of debt. हाँ, डेट के बदले में शेयर मिल गए उसको, यानी क्रेडिटर ने कंपनी को डेट दिया हुआ था, कंपनी कह रही आज हम अपना डेट नहीं चुका पा रहे तो बदले में हम तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर दे दे रहे, प्लीज ले लो.
तो डेट क्रेडिटर ने कहा ठीक है, अच्छा तुम इतना कह रहे हो तो हम लोन माफ करके शेयर दे दो, 25% शेयर दे दो। जैसे ही 25% लिया, उसने कहा अच्छा 25 ले रहे हो, लो टेक ओवर कोड, नहीं लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये ट्रिक क्या हुई, यही लूप होल्स हुए, यही तो हम बोलते हैं, यही तो आपने अभी जो किया यही कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, यही लूप होल ढूंढ के तो वो बचाने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को कि तुम बुक्स में दिखा दो लोन है। समझ में आया? यही तो लॉ का हमने उस दिन यही बोला था, इतना भयानक लॉ बनने के बाद भी किसी ना किसी पॉइंट से लेके क्यों ना ढूंढा जाता है कि अच्छा तुम प्रमोटर, तुम एक काम करो, तुम एक फर्जी लोन दिखा दो कंपनी को, ठीक है, और फिर ये दिखा दो, उस लोन अग्रीमेंट में लिख दो कि लोन के बदले में कंपनी शेयर अलॉट करेगी, ठीक है, कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, तुमको मालिकाना अधिकार भी मिल जाएगा और तुम इस पॉइंट के तहत टेक ओवर कोड से बच जाओगे। समझ में आया कि इतना लॉ बनने के बाद भी गलतियां कहां से आती हैं, यहाँ ऐसे दिमागों से आती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज लूप होल। एनीवेज, ओके नेक्स्ट, बाकी रीड सारे करना, समझ में आते जाएंगे। जैसे ये देख लो, एक 2A, an increase in voting rights of any shareholder beyond the threshold limit pursuant to conversion of equity share with superior voting rights into ordinary equity share। यानी उसके पास कौन से शेयर थे, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर थे, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑर्डिनरी शेयर में। जब वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो उसकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई। मतलब लेट से 5:1 का रेशियो था कि अगर तुम्हारे पास एक सुपीरियर वोटिंग राइट है तो उसके बदले में तुम्हें 5 नॉर्मल इक्विटी शेयर मिलेंगे। अब उसके सुपीरियर वोटिंग वाले शेयर जो थे वो नॉर्मल में कन्वर्ट हुए, जब नॉर्मल में कन्वर्ट हुए तो उसकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई तो उसको एक्वायरर मान के टेक ओवर कोड लगा दोगे? नहीं। ठीक है, कह रहे वोटिंग राइट में कोई चेंज नहीं होगा, लिखा है विदाउट एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, कह रहे यहां पर भी उसको ओपन ऑफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी अच्छा अब देखो लॉजिकली 2A क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि ये सुपीरियर वोटिंग राइट वाला भी आया। इसी तरह कह रहे हैं अगर किसी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, प्रेफरेंशियल इशू किया आईसीडीआर के हिसाब से, तो उसके ऊपर भैया प्रेफरेंशियल के रूल्स लगाओ, ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। ये बताओ क्या है, कह रहे हैं अगर किसी के शेयर बायबैक की वजह से इंक्रीज हो गए। समझ में आया क्या हुआ? अंडरस्टैंड, मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 20 शेयर थे, 100 शेयर थे कंपनी में, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था आपको, कंपनी में टोटल थे 100 शेयर और मेरे पास थे 20 शेयर, ठीक है, तो मेरे पास कितना परसेंट था, 20% था। क्या ओपन ऑफर कुछ ट्रिगर हो रहा है? कुछ नहीं, हम शांति से बैठे थे। फिर कंपनी ने बायबैक करके अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कर लिए 50। अब मेरे पास 50 में से 20 शेयर थे, मेरी होल्डिंग कितनी हो गई, 40% हुई होल्डिंग, यानी बैठे बिठाए हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। वो आ गए, कह रहे टेक ओवर कोड लग गया। वो क्या चीज हो गई, कह रहे टेक ओवर कोड लग गया, तुम एक्वायरर बन गए, तुम मेरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हो। तो ये 20% वाले कह रहे हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, बैठे बिठाए मेरी होल्डिंग बढ़ गई, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने बाय बैक किया। क्या टेक ओवर कोड लग जाएगा? नहीं लगेगा। लॉजिकली समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इग्नोर। ठीक है, काफी पॉइंट्स मिल गए, आई थिंक याद हो जाएगा। ये भी वही है, फॉलोइंग एक्विजिशंस आर एग्जेम्प्ट, कह रहे हैं राइट इशू की वजह से मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ गई, या फिर वोटिंग राइट्स बढ़ गया बायबैक की वजह से, या एक्सचेंज ऑफ अनदर शेयर, इन सब पॉइंट्स में किसी भी वजह से अगर आपकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन नहीं था, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के अंदर। एनी डाउट? लेकिन सेबी कह रहा है तुम लोग को ऐसे नहीं जाने देंगे, आप घर तक आए हो, चाय नाश्ता तो करो, चलो ओपन ऑफर ना करो, लेकिन क्या कर दो, डिस्क्लोजर कर दो। सेबी छोड़ता नहीं है, सेबी कहता है या तो रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं तो डिस्क्लोजर तो करके ही जाओ। तो इन लोगों से कहा, अब देखो ये वाले थे फर्स्ट पॉइंट, क्वालिफाइंग पर्सन वाले, तो जो क्वालिफाइंग पर्सन वाली इमीडिएट रिलेटिव, प्रमोटर और ये सब है, ठीक है, तुम्हें ओपन ऑफर नहीं करना, लेकिन एक काम करो 4 दिन के अंदर हमको इन्फॉर्म करके जाओ। अगर इस वजह से भी क्या पता कल को तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बदल जाए, ठीक है, तो भले ही आज तुम्हें ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हो रहा, लेकिन तुम कम से कम हमें डिस्क्लोजर करके जाओ एटलीस्ट 4 डेज प्रायर। ठीक है, और यही चीज थी इस वाले में कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है और उनका लोन शेयर में कन्वर्ट हो गया है, या वेंचर कैपिटल कंपनी ने लिया हुआ है, तो उनको भी 4 दिन के अंदर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एनी डाउट? ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के सफिशिएंट पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, और उसके बाद एक बार आ जाओ कंपल्सरी, ये क्वेश्चन अब अपने आप पढ़ लेना। अब एक बार आ जाओ उसमें एग्जेम्पशन बाय सेबी, ये नॉर्मल है। एग्जेम्पशन बाय सेबी का मतलब अगर सेबी का दिल चाहे
Regulation 11 provides that on an application being made by acquirer in writing, अब देखो acquirer खुद SEBI से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, giving the details of proposed acquisition and grounds on which exemption is sought. ठीक है, क्या grounds, हम क्यों exemption लेना चाह रहे हैं, with a duly sworn affidavit, और कसम खाए, SEBI may grant exemption to the acquirer from open offer subject to compliance with such conditions as it may deem fit. तो इसके कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप SEBI को पटा लें तो, ठीक है, आपने कुछ ऐसा लिखा और आपने कुछ ऐसा कहा जिससे वो पट जाएं, तो वो आपको exemption grant कर सकते हैं. ओके, फॉर इंस्टेंस इन केस वेयर exemption is sought from open offer obligation which has been triggered pursuant to issue of share by way of preferential allotment, SEBI may require that approval of shareholders should be obtained by way of postal ballot. Further, along with application, the acquirer is also required to pay a non-refundable fee of 5 lakh by way of direct credit in the bank account. SEBI समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, SEBI कह रहे हैं हमको फीस दे दो, ठीक है, और हम तुमको एग्जेम्प्ट कर देंगे. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई वैलिड ग्राउंड है, वैलिड जस्टिफिकेशन है, तो आप हमें बताइए, आप कन्विंस करिए, और उसके बाद एक अमाउंट ऑफ फीस लेके हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे. अच्छा, ये क्या लिखा है, हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट एक्वायर इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग अदर कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू रेगुलेशन 29, 30, 31. ये क्या थे, डिस्क्लोजर, यानी आपको ओपन ऑफर से SEBI एग्जेम्प्ट कर सकता है, लेकिन आपको डिस्क्लोजर से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही करना था. ऑल्दो ओल्ड सिलेबस में अभी वो भी होगा, आई थिंक ऑब्लिगेशंस ऑफ मैनेजर टू द ऑफर और ये सब कुछ भी होगा. रीड कर लेना, स्कैनर से कर लेना, एक काम करना, जो पास्ट ईयर में पूछा गया हो बस उतना कर लेना. ठीक है, उतना सफिशिएंट होगा. हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी था. न्यू सिलेबस क्यों उन्होंने सिलेबस से कम कर दिया है. टेक ओवर रेगुलेशन अभी बहुत बड़ी है, इसमें आप देखो ना, इसमें एस्क्रो वाले हटा ही दिया प्रोसेस. आप देखो ना, प्रोसेस को इन्होंने कितना शॉर्ट कर दिया. प्रोसेस शॉर्ट थोड़ी है, चार्ट बना दिया. एक्चुअली में एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो के प्रोसीजर भी है पूरा, तो आपके वैसे तो हटा ही दिया उन्होंने कि एस्क्रो कितना बनाना पड़ता है. आई थिंक ओल्ड बुक में दिया होगा सब, यहीं से दिख रहा है ओल्ड बुक मोटी कितनी है. देखो देखो, ओल्ड बुक में एस्क्रो के सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं. न्यू वालों के लिए सेवाएं समाप्त है यहाँ पर इस चैप्टर की. दिखा, ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी, मैनेजर टू द ऑफर, एक्वायरर सब होगा, एस्क्रो के भी प्रोविजंस होंगे. दिखा, वही जो न्यू में चार्ट के फॉर्म में दे दिया है ना, ओल्ड में उसी को डिटेल में दे दिया है. हाँ, उन्होंने कहा न्यू वालों से यही हो जाए, बहुत बड़ी बात. हाँ एब्सोल्यूट बेटा, है वही ना, एस्क्रो तो वही होगा, बस एस्क्रो की लिमिट चेंज होगी. वहां आप 100 करोड़ में बना रहे थे, यहाँ 500 करोड़ का होगा, बट समझ में आ जाएगा वो, क्योंकि पैटर्न वही है. ठीक है, तो एक बार ओल्ड वाले जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो देख लेना. इंपॉर्टेंटली स्कैनर से जरूर देख लेना पास्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया. ठीक है, इसके अलावा इसमें देखो एक दो केस हैं. अब जरा एक बार, अभी आप फ्री हैं, जल्दी फिनिश हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन जरा रीड कर लीजिएगा. मिस्टर एक्स इज अ प्रमोटर, इसको रीड करके तभी जाएंगे. ठीक है, और विद दिस वी आर नाउ डन विद द टेक ओवर चैप्टर. यहाँ पे आई कैन से यू ऑल द टेक्निकल चैप्टर्स जो आपके थे वो लगभग फिनिश हो गए. मेन जो माना जाता है वो ICDR, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, टेक ओवर. ठीक है, एंड ऑब्वियसली बाय बैक. अभी एक और बचा है बस, शेयर बेस्ड पेमेंट वाला. वो होने के बाद ऑलमोस्ट पार्ट बी जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा. ठीक है, न्यू के हिसाब से. चलो नेक्स्ट लेक्चर पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर. ओके.